हेलो दोस्तों, जय हिंद। एसटीडी के ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेद के बारे में पढ़ लिए थे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग वैदिक काल के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग जरूर इनको देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना वैदिक काल कुछ में आपको इसमें समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए वैदिक काल, इसे वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। वैदिक काल में देखिए क्या कहा गया है वैदिक काल में कि वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया। तो चलिए हम वैदिक काल के विषय में बताते हैं। वैदिक काल आपके मन में सवाल उठता है कि वैदिक काल है क्या। देखिए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड रहा। वैदिक काल जो है, इसको वैदिक काल कहते क्यों, मन में जरूर सवाल उठता होगा। देखिए वैदिक काल जो है ना, वेद की रचना के कारण इसका नाम जो है ना वैदिक काल पड़ गया। और देखिए वह कालखंड जिसमें वेदों की रचना की गई है उसे वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल इसलिए कहा जाता है कि इस काल में जो है ना वेदों की रचना आर्य लोगों ने किया। कौन? आर्य लोगों ने किया। देखिए आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है ना मध्य एशिया से आए थे। आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। और देखिए मध्य एशिया जो है जिसे कि सेंट्रल एशिया कहते हैं, इसमें कितने देश आते हैं? तो 5 देश। ये जो है ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर वाला एरिया जो है उसमें से आता है, जैसे कि कजाकिस्तान हो गया आपका, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। वैदिक काल के रचनाकार को क्या कहा जाता है? वैदिक काल के रचनाकार को क्या कहा गया? तो आर्य कहा गया। वैदिक काल का जो है रचनाकार है ना उसे आर्य कहा गया। अभी तो हम वैदिक काल के विषय में ही देख रहे हैं, वैदिक काल का डिफिनेशन बता रहे हैं। तो इसमें रचना क्या कहा गया? इसका वैदिक काल के रचनाकार को आर्य कहा गया। देखिए क्या आर्य जो है ना कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया। तो क्या भारत के मूल निवासी आर्य थे? देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत के मूल निवासी आर्य थे? तो नहीं, मूल निवासी आर्य नहीं थे। देखिए उन्होंने जो है ना, देखिए भारत के जो मूल निवासी थे उसे आर्य लोगों ने निम्न कहा, मतलब कि निम्न उसको कहा करता था, और ये सोचता और अपने आप को श्रेष्ठ। ये देखिए आर्य जो है ना संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था, और ये संस्कृत भाषा जो है ना देवताओं की भाषा है, और इस भाषा को आर्य लोग जो है ना अच्छी तरह से बोलते थे। आर्य अपने आप को जो है ना श्रेष्ठ कहते थे, उच्च जाति का कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आता था उन्हें जो है ना अनार्य कहते थे। तो संस्कृत किसे नहीं आता था? जो भारत के मूल निवासी थे उसको संस्कृत के विषय में थोड़ी जानकारी था, इसीलिए उसे अनार्य कहा गया। और आर्य सोचा कि ये लोग जो है निम्न जाति के, इसे कुछ आता नहीं है, संस्कृत नहीं आता तो इसे कुछ भी नहीं आता, इसका ऐसा मानना था। तो भारत के मूल निवासी कौन हो जाएंगे बताइए, आर्य या अनार्य? तो भारत के मूल निवासी कौन होंगे? आर्य या अनार्य कौन होंगे? इसमें से, दोनों में से तो अनार्य होंगे। जो कि आर्य थे उन्हें संस्कृत भाषा को भारत में लेकर आए थे। जो आर्य था जो अपने साथ जो है संस्कृत भाषा को लेकर भारत आया था। उन्होंने सोचा कि पूरे भारतवासियों को जो है हम संस्कृत सिखाएंगे। यह जो प्रक्रिया जो है संस्कृत सिखाने की प्रक्रिया 2 भाग में बटा। पहला देखिए आपका उत्तर भारत है और दूसरा है दक्षिण भारत। तो देखिए आपका उत्तर भारत वाला जो है ना मेन था और दक्षिण भारत वाला मेन नहीं था। दक्षिण भारत वाला जो है ना मेन नहीं था। तो देखिए क्या कहा गया कि आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी, जो कि देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी अर्थात उन्हें अनार्य कहा गया, और भारत के मूल निवासी नहीं थे, अनार्य निम्न कहा गया। देखिए दक्षिण भारत का जो है आर्यकरण कौन किया? तो दक्षिण भारत का आर्यकरण है जो ना अगस्त ऋषि ने किया। किसने? तो अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। उत्तर भारत का आर्यकरण कौन किया? तो राजा विदेह के पूर्व द्वारा अपने मुंह में जो है ना ज्वाला को उत्पन्न कर लिया था, और वही जब आ रहे थे आर्यकरण करते हुए अगस्त ऋषि, तो इसकी जो है ना ज्वाला जो है मुका हुआ सोनपुर के पास जो है ना गंडक नदी के पास, सोनपुर के पास गंडक नदी में यह गिर गया और यह पटना नहीं पहुँच गया। तो देखिए आप लोग उस समय जो है ना संस्कृत का बहुत बड़ा महत्व था। संस्कृत में श्लोक मंत्र बहुत थे, श्लोक और मंत्र जो है ना बहुत ज़्यादा थे। पहले के ज़माने में महाभारत रामायण देखिएगा तो तीर जो है ना, तीर और धनुष नॉर्मल लगता था, वो मंत्र के ही आधार पर चलता था। तो गौतम राहुगर ने भी जो है अपने मंत्र का निर्माण करके, और अपने एक ऐसा मंत्र था जो कि अपने मुंह में वह ज्वाला को रख कर वह आर्यकरण करते हुए आ रहा था। वह ज्वाला हमेशा जल रहा था, और वह इस प्रकार से पूरे भारत का आर्यकरण करते आ रहे थे। जब वह हाजीपुर सोनपुर के पास पहुंचा तो उनका जो है ना ज्वाला नदी में गिर गया और बुझ गया। वह पटना नहीं आ पाए और यहीं से वह लौट गया और शराब देकर लौटा। यह जो है ना पटना नहीं आ पाया और शराब देकर लौटा। देखिए क्या कहता है कि अथर्ववेद में जो है ना पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कही गई, और यहाँ के गंगाजल को पवित्र नहीं माना गया। अथर्ववेद में जो है ना गंगाजल को, यहाँ के गंगाजल को पवित्र नहीं माना गया है। देखिए इस समय सिंधु सभ्यता से जो है ना अलग चीज़ थी। सिंधु सभ्यता में भी कृषि था, यहाँ भी कृषि था। मतलब सिंधु सभ्यता में कृषि था और यहाँ वैदिक काल में भी कृषि था। वैदिक मतलब सभ्यता में भी कृषि काल में, ये कहिए सभ्यता कृषि था। देखिए लेकिन सिंधु सभ्यता में जो कृषि के साथ साथ व्यापार भी था, और यहाँ जो कृषि के साथ साथ व्यापार नहीं पशुपालन था। जबकि आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में पशुपालन का महत्व नहीं था, और सिंधु सभ्यता में अगर देखेंगे तो
पशुओं में सबसे ज़्यादा एक सींग वाला जानवर फेमस था। पशुओं में जो था ना सबसे ज़्यादा जो है एक सींग वाला जानवर वहाँ फेमस था। कहाँ पे? सिंधु सभ्यता में। जिसका शक्ल बैल की तरह तो था, परंतु सींग जो है ना उसका गेंडा की तरह था। और इस बात का पता ही नहीं चल पाया कि यह जानवर जो है ना कौन सा जानवर है। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस जो है ना वैदिक सभ्यता में गाय था। गाय के हिसाब से यहाँ के अमीर और गरीब का निर्णय होता था। आपके पास अगर गाय ज़्यादा है तो आप अमीर हैं, अगर आपके पास गाय कम है तो आप गरीब हैं। अमीरी और गरीबी की जिस देखिए राजा का जो है ना मुख्य कार्य गाय की खोज करना था, जिसे कि हम गविष्टि कहते हैं। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। क्या था मुख्य आधार अर्थव्यवस्था का? कृषि था। वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा है, जो कि आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ। आर्य उसे कहते हैं जो कि संस्कृत बोलता था, और अनार्य भारत के मूल्यवासी को कहा गया जो कि संस्कृत नहीं बोलता था। इस युद्ध में जो ना आर्य विजयी हुए। आर्यों की कबीला भरत था। इसी कारण भारत का नाम भारत पड़ा। उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जो जाति का निर्धारण जो है ना वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हो गई थी उस समय लोहा की खोज। देखिए अब इसको थोड़ा बढ़िया से हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए गाय जब गुम हो जाता था उससे राजा की जिम्मेदारी होती थी कि वह गाय को ढूंढ कर देगा। इस घटना को क्या कहा गया? तो गविष्टि। घटना को जो है ना गाय गुम होने घटना को क्या कहा गया? तो गविष्टि कहा गया। अगर किसी ने गाय की हत्या कर दिया और उसको मृत्युदंड दे तो उसे मृत्युदंड तो मिलना ही था। अगर किसी को गाय ने की हत्या कर दिया तो उसे मृत्युदंड मिलता था। जब भारत में आर्य आए थे, आर्य तो यहाँ के राजा आर्य थे तो नहीं, यहाँ तो लोकल राजा थे, छोटे मोटे राजा थे। देखिए यहाँ जो है ना वैदिक काल में ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा है। तभी अब यहाँ डिफाइन इसको कर ही दिए थे कि 7वें मंडल में किसकी चर्चा? 10 राज युद्ध की। अब ये देखिए 10 राज युद्ध जो है किन के बीच हुआ था? आर्य तथा अनार्य के बीच में हुआ था। ये जो 10 राज युद्ध जो कहा गया ये 10 राजाओं का ने मिलकर, मतलब कि जो 10 राजा थे वहाँ लोकल ने मिलकर सोचा कि आर्य को हम हरा देंगे। आर्यों का सबसे मजबूत कबीला था। कबीला का मतलब होता है देखिए युद्धक श्रेणी का दस्ता। कबीला का अर्थ आप समझ गए ना? यहाँ पे ये जो कबीला है इसका अर्थ क्या हुआ? युद्धक श्रेणी का दस्ता। जैसे देखिए आप लोग जैसे कि लोगों के ग्रुप में से चुन कर जो सेना हो गया, सेना उसे जो कलेक्ट करके चुन ग्रुप से निकाला जाता है उसी जिसे फौजी बनाया जाता है, उसी प्रकार आर्यों का एक कबीला ज़बरदस्त था। आप देखेंगे भारत में कि राजपूत रेजिमेंट है, ग्रेनेडियर रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, कुमायूं रेजिमेंट है, कुमायूं नागा रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है। इस प्रकार से जितने भी रेजिमेंट हैं ये सबसे चुना करके बढ़िया सैनिक आते हैं। उसी प्रकार उस समय जो था ना वैदिक सब काल में, तो उस समय भी जो है ना कबीला में बढ़िया सैनिक को रखा जाता था। तो उस समय देखिए उस समय आर्यों का सबसे मजबूत कबीला थी भारत कबीला था। इस 10 राज युद्ध में विजयी तो हो गया उन्होंने। 10 राज युद्ध में जो है कौन विजयी हुआ? तो आर्य विजयी हो गया। भारत में आर्य पूरी तरह से नहीं छाए थे जो है ना, बल्कि यह धीरे धीरे एंट्री मारे थे। या पंजाब की ओर आए थे। पंजाब में अभी वर्तमान कितनी नदियाँ? 5 नदियाँ। पंजाब में अभी कितनी नदियाँ हैं? 5। आज के पंजाब में 5 नदियाँ हैं, सिंधु और घग्गर नदी। 2 और नदी जोड़ लिए तो हो गई कितना? 7। इनका जो है ना प्रारंभिक निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो सप्त सिंधव कहा जाता है। प्रारंभिक इसका निवास स्थल को क्या कहा गया? सप्त सिंधव। देखिए वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्त सिंधव प्रदेश यानी कि 7 नदियों का प्रदेश है। वर्तमान में यह प्रदेश जो है ना पंजाब और हरियाणा राज्य में आता है। थोड़ा सा वैदिक काल के विषय में आप देख लेते हैं। पहले ऋग वैदिक काल के विषय में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ऋग वैदिक काल की सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। वैदिक काल भारत के इतिहास का उन दिनों का समय होता है जब ऋषियों और ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में उपनिषद जैसे पुरातन धर्म ग्रंथ को लिखा। आप देखिए वेद की संख्या कितना है बताइए आप लोग जल्दी? 4। तो देखिए 13 ही उपनिषद को अभी तक मान्यता प्राप्त हुआ है। तो चलिए ये पुरातन धर्म ग्रंथों को लिखा, उनकी पूजा की शुरुआत की थी। वैदिक काल का समय लगभग जो है ना 1500 से 600 ईसा पूर्व होना चाहिए, तो यहाँ 500 लिखा है, मिस्टेक से यहाँ जो है ना 500 लिखा गया है। देखिए इस दौरान भारत में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, कृषि और गौपालन पर था। सभी समाज के लोग जीवन का अधिकांश समय खेती करते थे और भैंसों, गायों, भेड़ों और अन्य पशुओं का पालन करते थे। वे लोग जो ना यज्ञ और वेदों का उच्चारण करते थे, जो अपनी संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण अंग थे।
इस समय के लोग धर्म, राजनीति और संस्कृति के महत्व को बहुत महत्व देते थे और इन सभी के विकास में उनका योगदान था। वैदिक काल देखिए भारतीय इतिहास का एक अहम अध्याय है। यह काल जो है लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय होता है, जब भारतीय उपमहाद्वीप के लोग वैदिक संस्कृति का विकास कर रहे थे। किसका विकास कर रहे थे? तो वैदिक संस्कृति का विकास कर रहे थे। तो वैदिक संस्कृति के लोग बहुत उत्साही और धार्मिक थे, जो ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित किए गए रीति रिवाज एवं यज्ञों को पालने में लगे रहते थे। वे संसार को ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत उत्साही थे। इस काल में वेदों का निर्माण हुआ है। इसमें 4 वेद हैं, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद। गलती हो गया था, माफ कीजिएगा। वैदिक काल में जनजाति व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्ण थे। कौन कौन वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में वेदों के विषय में शिक्षा दी जाती थी। किसका? वेद। देखिए वैदिक काल का नाम पड़ा था वेदों की शिक्षा के कारण। क्या वैदिक काल में वेद की शिक्षा दी जाती थी, जिस कारण इसका नाम वैदिक काल पड़ा। और ब्राह्मण वर्ग इसके लिए जिम्मेदार होते थे। वेद की जो शिक्षा देते थे वो कौन सा वर्ग जिम्मेदार था? तो ब्राह्मण वर्ग। यह काल सभ्यता के साथ साथ संगीत, नृत्य और कला का भी उत्थान कला था। वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक काल जो है कौन है? भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए आप वहाँ चर्चा था दशराग युद्ध के विषय में, तो हम आपको यहाँ बता दिए थे। देखिए दशराग युद्ध के विषय में जो चर्चा हुआ था, तो देखिए सिंधु सभ्यता जो है दशराग युद्ध ने यह पूरी तरह से रौंद कर रख दिया था। यह वैदिक काल का शुरुआती दौर था। सिंधु सभ्यता खत्म हुई, देखिए सिंधु सभ्यता खत्म 1750 में हो गई और शुरू हुआ था 2500 ईसा पूर्व। 1750 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता खत्म हुआ। शुरुआत कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में। अब यहाँ से जो है ना वैदिक सभ्यता चालू हुआ 1500 से 600 ईसा पूर्व। इस वैदिक काल के रचनाकार थे कौन? आर्य थे 50 BC में, और 1500 से लेकर 1600 BC तक के बीच का जो समय रहा उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें कि कोई काम नहीं, उसे हम ट्रांजिशन बेल्ट कहते हैं। देखिए जब ट्रांजिशन बेल्ट का मतलब होता है कि यह 250 साल का गैप हुआ था सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में। जब ये कब होता है ट्रांजिशन बेल्ट? देखिए जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता की ओर बढ़ रही होती है तो बीच में एक ऐसा दौर आता है जिसमें कोई काम ही नहीं हो पाया रहता। आप जैसे कि अभी देखेंगे कोरोना काल का समय, कितना कोरोना काल में सब चीज़ ठप हो गया था। इसमें कोई कार्य हो रहा था? नहीं हो रहा था। इसी कारण उस समय जो है ना जब सिंधु सभ्यता का विनाश मतलब न खत्म हो गया था और ये सभ्यता जो है ना दूसरी सभ्यता की ओर बढ़ रही थी, तब ये जो है बीच का जो समय होता है उसे खाली जगह को संक्रमण काल भी कहते हैं और ट्रांजिशन बेल्ट भी कहते हैं। देखिए इस काल में जो है ना जब ये जो बीच का जो समय था, इस काल में सिंधु सभ्यता के लोग भी देखने को मिल जाएंगे और वैदिक सभ्यता के लोग भी मिल जाएंगे, दोनों का मिल जाएंगे। अब देखिए तो उत्तर वैदिक काल आ जाता है। इसमें 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वेदों की जो ना ज़्यादा रचना किसने किया था? तो आर्य। वेदों की ज़्यादा रचना किसने की था? आर्य। आर्य का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था या नहीं? देखिए आर्य का समाज जो था ना पितृ सत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक नहीं था। कौन सा? मातृ सत्तात्मक नहीं था। चलिए इसके समाज को देखते हैं। देखिए समाज जो है ना इसमें 4 वर्ग में विभाग किया गया था। देखिए पहला आपका हो गया यहाँ पे ब्राह्मण। पहला आपका क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। दूसरा आपका क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र हो गया। चौथा जो है ना आपका क्या हो गया? शूद्र हो गया। तो चलिए हम ब्राह्मण के विषय में जानते हैं। ब्राह्मण किसे कहा गया? देखिए सबसे ऊपर पहले तो गॉड है जो कि भगवान का स्वरूप है। भगवान के स्वरूप से के बाद से ही ना ब्राह्मण हुआ। तो सबसे पहले हम चलिए सबसे ऊपर में जो गॉड है उसके बाद ब्राह्मण। ब्रह्मा जी के रूप है। ब्राह्मण किसके रूप है? तो ब्रह्मा जी के रूप है। अभी भी समाज में जो है ना ब्राह्मण कम है, मात्र 3% है, जबकि जितना बड़ा पोस्ट देखेंगे उसमें जो है 70% से अधिक ब्राह्मण ही अब मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणों ने छल कपट से नौकरी ले ली है। वो कम खाएंगे लेकिन पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। वह अमीर और गरीब कैसा भी हो लेकिन पढ़ेंगे जरूर। देखिए क्षत्रिय के विषय में जो कहते हैं, अब क्षत्रिय ये देखिए जान बचाने वाला होता है या रक्षा करने वाला होता है। जैसे कि आपका राजपूत हो गया, डॉक्टर हो गया, दरोगा हो गया। दरोगा तो कम ही जान बचाते हैं लेकिन डॉक्टर को आप उसमें रख सकते हैं। अब देखिए वैश्य आता है। वैश्य क्या है? वैश्य मतलब बिजनेसमैन। वैश्य कौन है? बिजनेसमैन। और शूद्र के विषय में आता है। शूद्र देखिए सेवा करने वाला को शूद्र कहा गया। ऋग वैदिक काल में जो है ना जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। अब देखिए यहाँ पे ऋग वैदिक काल के विषय में जानते हैं। उस समय जो है ना जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था ऋग वैदिक काल में, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही लोहा की खोज हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है ना जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा।
तो देखिए ऋग वैदिक काल में कहा गया कि आपकी जो जाति है कर्म के आधार पर होगा। मानकर चलिए कि कोई अगर पीएचडी या टेट और स्टेट सीटेट करके टीचर बन गया है, वह किस श्रेणी में चला गया, तो वह देखिए वह किस श्रेणी में चला गया, वह तो वो तो है ब्राह्मण श्रेणी में चला गया। खास करके अगर टीचर बन गया तो वह किस श्रेणी में चला गया, तो ब्राह्मण श्रेणी में चला गया। जिसको नौकरी हो, जिसमें नौकरी हो गया वह कहाँ चला गया, तो क्षत्रिय में चला गया। जैसे कि आपका डॉक्टर, दरोगा, आर्मी, ये सब जो है ना किसमें, क्षत्रिय में। अब वैश्य देखिए कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया, इसी को वैश्य कहते हैं, वह क्या कहलाया, वैश्य कहलाया। मान कर चलिए जैसे कि नौकरी नहीं हो पाई, अब प्राइवेट काम करेगा। आप देखिए शूद्र के विषय में जानते हैं अगर कि जब तक ऋग वैदिक काल जब तक ऋग वैदिक काल था, यानी जो ओरिजिनल आर्य थे उनके नियम के अनुसार एक ही परिवार में कई जाति के लोग रहते थे। जैसे पंडित जी, सेना, धीरे धीरे ये ऐसा होने लगा, इंसान की मानसिकता यह होगी ज़्यादा वैल्यू ब्राह्मण को मिल रहा है, जबकि ब्राह्मण शिक्षित है। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने जाति का निर्धारण वंश के आधार पर कर दिया। और उत्तर वैदिक काल में जो है ना जाति का निर्धारण वंश के आधार पर, आज भी है जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होता है। आज आप कितना भी वेद क्यों ना पढ़ लिए, फिर भी जाति का निर्धारण आपके वंश के ही आधार पर होगा। देखिए वैदिक काल में जो 3 प्रमुख संगठन थे, यानी कि जो है ना मीटिंग जो होता था 3 प्रमुख संगठन थे। जैसे पहला आपका सभा हो गया, दूसरा समिति, तीसरा विदत। सभा देखिए यह जो है ना साधारण लोगों का समिति था, साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 8 बार है। सभा की चर्चा कितनी बार है, 8 बार। सभा की चर्चा कितनी बार है, 8 बार। तब पता है आपको सभा की चर्चा क्या बार है, 8 बार। देखिए पंचायत के कितने लेयर थे यहाँ पे जो है ना सभा में, पंचायत के 3 लेयर थे। समाज जो है 4 प्रकार के थे आपका, तो आगे देख ही लिए कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के समाज थे। समिति जो देखिए ये जो है ना उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार हुई है। जिससे कि उच्च लोगों को क्या कहते हैं, संभ्रांत, उच्च वर्ग के लोगों को संभ्रांत लोग। देखिए समिति की चर्चा जो है ना इसमें 9 बार हुई है। यह उच्च वर्ग लोगों का संगठन था। विदत यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। विदत जो है ना सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। विदत की चर्चा 122 बार हुई है। देखिए नोट में देखिए सभा तथा विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई क्या थी, जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। बड़ी इकाई जन और मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज आने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैसे महाजनपद और जनपद का निर्माण हुआ। चलिए थोड़ा हम इसका यज्ञ के विषय में देख लेते हैं। इसमें 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन है। क्या प्रकार का, 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन है। 3 प्रकार के यज्ञ का इसमें प्रचलन है। पहला देखिए आपका अश्वमेध है, दूसरा वाजपेयी यज्ञ है, और तीसरा आपका राजसूय यज्ञ। देखिए अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। घोड़ा रोकने वाले व्यक्ति को राजा से जो है ना युद्ध करना पड़ता था। क्या करता था, घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जो इसे रोकता था उस व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। देखिए अश्वमेध जो किसी से लड़ाई करने का एक बहाना तरीका था, बहाना वाला तरीका था। कोई राजा कमजोर है। अब देखिए वाजपेयी यज्ञ के विषय में। यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। वाजपेयी यज्ञ जो है ना शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है। यह आज आपको देखने को 26 जनवरी में मिल जाता है। जैसे 26 जनवरी में आप देखते होंगे किस तरह से परेड किया जाता है, अपना प्रदर्शन भारतीय दिखाया जाता है कि मेरे पास इतना सामान है, इतना लड़ाकू हथियार है, टैंक हो गया, रॉकेट्स हो गया, ये सब बहुत सारे जो है ना हथियार को दिखाते। इसी प्रकार जो है ना वाजपेयी यज्ञ का उस समय शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। तो उस समय में जो हथियार था और जो हथियार था उस समय तो उसका प्रदर्शन करता था। इसी प्रकार से शक्ति प्रदर्शन करने वाजपेयी यज्ञ कहा गया। हर राजा अपना प्रदर्शन करता था।
अब देखिए राज से यज्ञ, राज अभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। राज अभिषेक के समय जो है ना इस यज्ञ को किया जाता था। तो कौन सा यज्ञ? राज से यज्ञ। अब देखिए राज से यज्ञ में यह आज भी होता है, हर देशों में अलग अलग होता है, शपथ इसमें दिलाया जाता है। चलिए देवता के विषय में तो यहाँ पे हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में देवता के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया। इंद्र को जो है वर्षा का देवता भी माना जाता है, युद्ध का देवता भी इसे इंद्र को माना गया। पहले युद्ध में ना होता था तो लोग जो है किला के अंदर रह जाते थे। तो किला के क्या कहा जाता, तो किला को क्या कहा गया? तो किला को जो है ना पुरंदर कहा गया, पुरंदर। अच्छा, इंद्र की चर्चा कितनी बार है? 250 बार। और अग्नि की चर्चा कितना है इसमें? अग्नि की चर्चा जो है ना आपका 200 बार है। वरुण वायु के देवता को कहा गया, सोम जंगल के देवता को कहा गया। उस समय जंगल बहुत ज़रूरी था, ज़्यादातर लकड़ी यूज होता था उस समय। आज ना इलेक्ट्रॉनिक और ये सब आ गया है, अन्य प्रकार की चीज़ें सब आ गया है। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना वैदिक काल के आगे के टॉपिक को समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।